हेलो क्लास, वेलकम टू द पीजीआईएस। हम जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी जो सीरीज चल रही है कि यूपी स्पेसिफिक सीरीज है जिसमें हम लोग 500 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो एवरी डे 10 क्वेश्चंस। तो उसी सीरीज का में ये सेकंड क्लास है जिसमें हम लोग देखते हैं कि अभी जो आने वाले क्वेश्चंस है जिसमें हम लोग अब आपके सिलेबस का सारा पार्ट कवर करेंगे, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, स्पेसिफिकली यूपी, और फिर पॉलिटी, फिर इकोनॉमी, फिर एग्रीकल्चर एंड ज्योग्राफी के सारे पार्ट। तो हम यूपी स्पेसिफिक हम लोग डील करेंगे। तो क्लास इसी सिलसिले में हम देखते हैं कि जो हमारा जो नेक्स्ट जो बुकलेट है उसमें क्वेश्चंस देखते हैं। उसमें है कि पहला क्वेश्चन कि एनालाइज द रोल ऑफ उत्तर प्रदेश इन कंसोलिडेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ द गुप्ता एम्पायर। ओके, सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में आप इंट्रोडक्शन इस तरीके से कर सकते हो कि गुप्ता एम्पायर वाज द फाउंडेड बाय द श्री गुप्ता, या फिर इस तरीके से कर सकते हो कि इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन टेल्स अस अबाउट द अचीवमेंट्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द गुप्ता एम्पायर। ऐसे कर सकते हो, या ऐसे कर सकते हो कि समुद्रगुप्त एंड चंद्रगुप्त वाज प्रोमिनेंट रूलर ऑफ द गुप्ता एम्पायर। तो इस तरीके से आप इनको डिस्कस कर सकते हो कि, और गुप्ता एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि आप सबको पता है कि इसको गुप्ता एम्पायर को हिस्टोरियंस गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री भी कहते हैं। तो इसलिए ये भी एक इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो और इसका एक्सपेंशन कंसोलिडेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस तरीके से इनके जो रूलर्स रहा करते थे, फॉर एग्जांपल जब डिस्कस करने पे आ रहे हैं तो समुद्रगुप्त को डॉक्टर वी ए स्मिथ ने इंडिया का नेपोलियन बोला है। तो कहीं ना कहीं जो एक्सपेंशन में इस चीज को बहुत आप कोट कर सकते हो, ये बिल्कुल कोट कर सकते हो कि समुद्रगुप्त को इंडिया का नेपोलियन कहा गया। तो सिमिलरली हम लोग पढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश वाज द कोर रीजन ऑफ द गुप्ता एम्पायर, डेफिनेटली एंड क्रिटिकल रोल इन द टेरिटोरियल कंसोलिडेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एंड कल्चरल फॉलोइंग। दो ये ओरिजिनेट मगध से हुआ था लेकिन स्विफ्टली एक्सपेंड हुआ था इधर, क्योंकि हमें एग्जांपल्स मिलते हैं इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन से, और जो उनके कॉइन्स थे तो उससे पता चलता है कि किस तरीके से, और उस वक्त के अनेक जो लिटरेरी सोर्सेज हैं तो उनसे हमें पता चलता है कि उनके एक्सपेंशन के बारे में, उनके रिलेशंस के बारे में। तो ये हमें पता चलता है कि टेरिटोरियल बेस उसका। इलाहाबाद प्रयाग वाज द सिग्निफिकेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रिलीजियस सेंटर ऑफ समुद्रगुप्ता। जिस तरीके से हमें पता भी कि इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जो पढ़ते हैं हम हरीश सेना द्वारा कंपोज्ड है। तो इसमें हम उनकी अचीवमेंट्स जो स्पेशली जो नॉर्थ इंडिया में आर्यव्रत में, आर्यव्रत आर्यव्रत एरियाज में जो समुद्रगुप्ता की विनिंग अचीवमेंट्स है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। हुणास को भी एलिमिनेट करने के लिए स्कंदगुप्ता के जो एक्सपीडिशन थे। तो नॉर्थ इंडिया में उत्तर प्रदेश हमेशा सेंटर ऑफ द रोल रहा है, ये आपको मेंशन करना है। फिर पॉलिटिकल कंसोलिडेशन की हमारी बात होगी कि वेरियस मिलिट्री आउटपोस्ट थे, ट्रेड लिंकेजेस थे, और यहाँ पे अगर जैसे एग्रीकल्चर सरप्लस होगा, आयरन इंडस्ट्रीज होगी, और ट्रेड कॉमर्स के सेंटर्स होते थे मथुरा एंड अदर्स, कन्नौज। सो ये होते थे, तो इस वजह से उनके एग्रीकल्चर इकोनॉमी भी अच्छी हुई, तो ज़्यादा लार्ज आर्मी वो मेंटेन कर पाए थे। तो इस वजह से पॉलिटिकल कंसोलिडेशन, पॉलिटिकल एक्सपेंशन में इसमें हेल्प किया गया था। जहाँ तक बात करते हैं हम लोग कल्चरल फ्लोरिशिंग की, वी ऑल नो कि वाराणसी वाज द सेंटर ऑफ द लर्निंग था। यहाँ संस्कृत लर्निंग के साथ बुद्धिस्ट लर्निंग, जैनिज्म एंड अदर फिलोसॉफीज उस वक्त, क्योंकि गुप्ता पीरियड में आते आते ब्राह्मणिज्म में चेंजेस आ गए थे, वैष्णविज्म आ गया था, भागवतिज्म आ गया था, एंड इवन उसके लेटर पार्ट में फिर शक्तिज्म एंड अदर्स आ गए थे। तो ये हम लोग उसको देखते हैं। सिमिलरली गुप्ता आर्ट, टेरिकोटा स्कल्पचर इन मथुरा एंड सारनाथ बहुत प्रोमिनेंट साइट्स हुआ करती थी। रीजन कंट्रीब्यूट जो क्लासिकल एज ऑफ हिंदुइज्म, यस, आर्किटेक्चर और उसमें रिचुअल रिफाइनमेंट में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश वाज द सेंटर फॉर ज्योग्राफिकल हार्ट एंड कल्चरल स्प्रिंग बोर्ड ऑफ द गुप्ता इंपीरियलिज्म, जो हमने अभी डिस्कस किया है। सिमिलरली इट प्लेड द वाइटर रोल इन सस्टेनिंग हिंदू रिवाइवलिज्म, जैसे मैंने आपको बताया कि हिंदू की जो फिलोसफी है धीरे धीरे रिवाइव हो रही है अलग अलग फेजेस में, अलग अलग आइडियोलॉजीज में, वैष्णविज्म, भागवतिज्म एंड अदर, शक्तिज्म, शैविज्म। तो इस तरीके से, तो जब जहाँ तक शैविज्म की बात आती है तो वाराणसी वाज द प्रोमिनेंट सेंटर ऑफ द शैविज्म। सो ये चीजें आपको मेंशन करनी है। एक्सपेंशन मैंने बताया कि एक डायरेक्टली रूल होता था और एक इनडायरेक्टली रूल होता था समुद्रगुप्त का। तो डायरेक्टली रूल में जिस तरीके से
हाँ, जो नॉर्थ इंडिया का स्टेट था वो डायरेक्टली रूल होता था और साउथ इंडिया की इनडायरेक्टली होता था। एक टर्म होता था कि ग्राह मोक्षदम, आई डोंट नो, अभी मेरे कुछ याद नहीं आ रहा, लेटर पार्ट में याद आता है तो मैं आपको उसको जरूर बताऊंगा। सिमिलरली आप चाहते हो इस क्वेश्चन में, चाहो तो गुप्ता के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हो कि भुक्ति प्रोविंसेस वर डिवाइडेड इन भुक्ति और भुक्ति देन प्रेसिडेड बाय उपारिका देन विषयाज विषापतिस एंड ग्रामास। इस तरीके से आप बता सकते हो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में कि सेना नायका दंड नायका एंड अदर्स। तो ये आप ये मेंशन करोगे तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपके आंसर्स एनरिच लगेगा और ज़्यादा अच्छे से आप उस तरीके की डिमांड को एड्रेस कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, how did the cities of Uttar Pradesh serve as the cultural hubs during the Nawabi and colonial periods? Yes, तो आप ये सबसे पहले आपको ये मेंशन करना है कि नवाबी पीरियड्स कौन सा था। तो नवाबी की पीरियड में जैसे हम लोग बात करते हैं कि जो लखनऊ का, आप ये मान सकते हैं कि जैसे मुगल एम्पायर से अवध अलग हुआ, तो आप ये उसको नवाबी पीरियड्स में कंसिडर कर सकते हैं कि जब सादत खान ने अपना मुगल से एक स्टेट अपना अलग बनाया, तो तब से आप कह सकते हो कि नवाबी पीरियड, स्पेशली अवध और इसके आसपास का एरिया लखनऊ के पास का, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक कल्चरल सेंटर था। क्योंकि हम लोग ज़्यादा उनके ना कल्चर की बात करते हैं, वाजिद अली शाह की बात करते हैं, आसफ उद्दौला की बात करते हैं, तो ये सब बहुत, क्योंकि इन्होंने हमेशा म्यूजिक में, डांस में एंड पोइट्री में और कथक डांस, हिंदुस्तानी म्यूजिक, ये सब बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हुए। और चूंकि हम लोग और भी बात करते हैं उनमें कल्चर में, जैसे कपड़ों की बात होती है तो चिकनकारी, अवधी कुजीन्स और अवधी बिरयानी, शायरियाँ, फैज़ अहमद फैज़ यानी अदर्स, और भी लिटरेरी पीपल रहे थे वहाँ पे। तो जब नवाबी पीरियड की बात करते हैं, लखनऊ वाज द मेन सेंटर, और आप इनका नाम लिख सकते हैं कि आसफ उद्दौला एंड वाजिद अली शाह की वाज द बीकन ऑफ द पोएट्री, म्यूजिक एंड डांस। ये तो है ही जो हमने बता दिया था, म्यूजिक में उनका बहुत बड़ा रोल रहता वाजिद अली शाह का। यस, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पैटर्नाइज द कथक म्यूजिक, कथक हिंदुस्तानी, तो कथक के आप थोड़े से पार्ट भी बता सकते हैं। सिमिलर उर्दू शायरी, पोइट्री, शायरी का कल्चर यहाँ बहुत रहा है। जिस तरीके से एक अदब की बातें होती हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ के सेंटर्स में, तो ये उर्दू शायरियाँ बहुत ज़्यादा, अदब, तहजीब, तो ये इस तरीके, चिकन एम्ब्रॉयडरी आज भी इतनी फेमस है कि बहुत ज़्यादा चिकन एम्ब्रॉयडरी एंड अवधी कुजीन्स, इसमें हम लोग बिरयानी देखते हैं, कबाब देखते हैं, ये बहुत फेमस रहे हैं ये, तो इस वजह से। सिमिलरली आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, रूमी दरवाज़ा, ये इनके एक अलग सिंक्रेटिक स्टाइल है, मतलब हिंदुइज्म प्लस मुस्लिमिज्म, मुस्लिम के दोनों के फीचर्स इसमें एडेड है, तो इस वजह से। रूमी दरवाजा पे इन पे क्वेश्चन आया हुआ है, 2018 में यूपीएससी के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, तो आप वहां भी देख सकते हो कि उसमें था कि समथिंग कि रूमी दरवाजा में व्हाइट मार्बल्स की कार्विंग्स हुई है कि नहीं, तो ये वो और थे। सिमिलरली हम लोग कॉलोनियल पीरियड की बात करते हैं तो वाराणसी मेजर सेंटर ऑफ लर्निंग था। हमेशा आप जब वाराणसी की बात आती है तो आप उसमें काफ़ी वो कल्चरल, स्पिरिचुअल, एजुकेशनल, पॉलिटिकल, हमेशा सेंटर, ये बहुत परमानेंट सेंटर रहा। इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर्स की कॉन्स्टिट्यूंसी भी वही है। तो often or Sanskrit learning, often resisting the colonial imposition and the religion and custom. Allahabad became the cradle of the modern nationalism. Even the Nehru family, Anand Bhavan, तो ये उनका रहा। इलाहाबाद हाई कोर्ट बहुत फेमस रहा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी फेमस रही, आगरा कॉलेज वो फेमस रहा है, और मुइज सेंटर कॉलेज, और इवन अगर एजुकेशन की और बात की जाए तो जोनाथन डंकन ने कॉलेज खोला था, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं, और ब्रिटिश आर्किटेक्चर भी की भी बात कर सकते हैं आप लखनऊ के, तो ये इन चीज़ों को आप मेंशन करो। कल्चरल रिजिलेंस में देखते हैं तो दिस इट इज प्रिजर्व द क्लासिकल म्यूजिक, उर्दू पर्शियन लिटरेचर, यस डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा है, एंड ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स। इवन आप जो मॉडर्न जो अ, रहे हैं, जो वो लिखते हैं, नॉवलिस्ट हैं, फॉर एग्जांपल रघुवंश राय बच्चन है नॉवल, तो इनके बारे में भी आप लिख सकते हो। इस आंसर में आप इनका जिक्र कर सकते हो कि कल्चर, जब बात उत्तर प्रदेश एज ए कल्चरल हब की बात हो रही है, तो आप उन सिटीज में कि उन इलाहाबाद को मेंशन करते हो, उनके नाम दे दोगे तो आपके ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन इन द रिकंस्ट्रक्टिंग ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। सिमिलरली अपन ने अभी देखा ये क्वेश्चन अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन से हमने इंफॉर्मेशन उठाई थी। तो हिस्ट्री में देखो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग जो एंशिएंट सोर्सेज है उन पर रिलाय रहते हैं, जिसमें एपिग्राफी होगी, जिसमें इंस्क्रिप्शन हो गया, इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स, है ना, पॉटरी, और पॉटरी हो गई, और ग्रेव्स, है ना। तो सील्स, इन सब से हम लोगों को हमको जो एंशियंट हिस्ट्री है उसको उसकी हिस्टोरियोग्राफी करने में आसानी होती है। उनसे हम लोग पता करते हैं कि उनको समझते हैं, एनालिसिस करते हैं कि क्या रहा होगा क्या नहीं होगा। इंस्क्रिप्शन में जो चीज़ें लिखी होती हैं उनको हम लोग हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू में प्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली हम लोग जब देखते हैं इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन के बारे में, तो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन आल्सो नोन एज प्रयाग प्रोसेस थे, हरिशणा ने कंपोज किया था। इसमें समुद्रगुप्त के अचीवमेंट्स के बारे में डिस्कस हुआ, और इवन जो गुप्ता एम्पायर है उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, उसका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड आइडियोलॉजी तो गुप्ता एम्पायर वो तक डिस्कस हुई है। तो आप अगर जब इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन की बात है तो उसमें आप ये चीजें मेंशन कर सकते हो। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे सकते हैं तो अशोकन पिलर यूज्ड बाय द समुद्रगुप्ता, बिल्कुल डेफिनेटली। इट वाज कंपोज्ड बाय हरिशणा एंड पोएट ऑफ समुद्रगुप्ता, 4th सेंचुरी इसी में, लोकेटेड इन इलाहाबाद फोर्ट। ये आप इस हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू दोगे या हिस्टोरिकल डेटा फैक्ट दोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। की इन्फॉर्मेशन, यस, डिटेल्ड ऑफ द समुद्रगुप्ता's मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, और जो टाइटल्स थे, जो गुप्ता रूलर के जो टाइटल्स हैं, परम भट्टारका, ये महाराजा धीराज, तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं। ये अब जब आप इसमें जब पॉलिटिकल आप इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करोगे तो उसमें ये दोनों आप टाइटल्स लिखोगे कि दे यूज टू क्लेम टाइटल्स लाइक परम भट्टारका, परम भट्टारक, महाराजा धीराज, और उनके जो और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में, फॉर एग्जांपल जुडिशियल सिस्टम जो गुप्ता एम्पायर का था वो इट वाज वेरी फेमस एंड वेरी प्रोमिनेंट एंड वेरी वोल्ड दैट टाइम, बिकॉज यू नो कि उस वक्त दोनों, आई मीन, क्रिमिनल जस्टिस और सिविल जस्टिस दोनों बाइफरकेट हो चुका था। इस तरीके से ऑफिसर्स के एस्टेब्लिशमेंट हो गए थे, सेना नायक का, दंड नायक का, ये महादंड नायक, ये इंपॉर्टेंट ऑफिसेज हुआ करते थे। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जैसे हमने बताया कि भुक्तीज were known as मतलब provinces were known as bhuktis, then they were further divided into the vishyas, they were headed by the vishyapatis। इस तरीके से ये कि किस बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ट्रिब्यूटरी स्टेट्स, फ्रंटियर किंगडम, उनके जो आसपास के एरियाज थे उसके बारे में हमें पता पड़ता है। गुप्ताज इंपीरियल पॉलिसीज इंक्लूडिंग द एनेक्सेशन, जो मैंने बताया कि इवन अगर जिस इस में आप और जैसे कॉइन्स लिख सकते हो कि लिच्छवी दोहित्र जो टाइटल्स हुआ है, तो कि उन्होंने लिच्छवी का एरिया उसको कॉन्कर किया था। इस तरीके से वीणा, तो जो क्या बोलते हैं समुद्रगुप्त के कॉइन्स, उसमें उन्होंने वीणा बजाते हुए दिखाया गया था। तो मतलब इसका मतलब ये कि जो म्यूजिक था वो कोर था उनके एम्पायर में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में। एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चरल हाइलाइट्स मैंने आपको बताया, एम्फसाइजिंग धर्म, पैट्रोनाइज टू ब्राह्मणा, अश्वमेध यज्ञ किया, ह्यूमनिटेरियन प्रयाग प्रशस्ति जो आप हम लोग डिस्कस करते हैं, चैरिटेबल एस्पेक्ट्स ऑफ द किंगशिप था, confirms the integration of the political power and religious legitimacy, yes। ये हमने कि किस तरीके से एक्सपेंशन किया था, उसको इंटीग्रेट किया, कंसोलिडेट किया। यहाँ इंपॉर्टेंट देखो, दो सोर्सेज होते हैं, प्राइमरी सोर्सेज होते हैं, सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं। जो इंस्क्रिप्शन है, जो कॉइन है, उनको प्राइमरी सोर्स कहा जाता है। तो इस तरीके से हमें प्राइमरी सोर्स पता चलता है, इनका प्रॉपर जो ये पता है कि उस समय ये चीजें घटित हुई होगी। और सेकेंडरी सोर्स होता है कि वो काफी सालों बाद में अगर कोई चीज लिखी जाती है उसको सेकेंडरी सोर्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहना चाहूँ तो जैसे एक बुक है मृच्छ कटिकम, तो मृच्छ मैं ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज का। तो मृच्छ कटिकम, ये इसमें मौर्यन एम्पायर के बारे में जिक्र हुआ है, लेकिन ये मौर्य एम्पायर से कम 400 साल बाद में लिखी गई है। तो जब 400 साल मतलब इसमें ऐसा है कि उन्होंने हियर से कभी सुना होगा उस चीज को, उन्होंने जिक्र किया लेटर पार्ट में, तो इस वजह से तो इसको क्या बोलते हैं सेकेंडरी सोर्स बोलते हैं। और हिस्ट्री ऑफ एपिग्राफी जो हमने डिस्कस किया है, क्लासिकल स्टेटक्राफ्ट ये हमने बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट द इन्फ्लुएंस ऑफ द उत्तर प्रदेश इन शेपिंग द अर्लियर
अर्ली इंडियन एजुकेशन सेंटर ऑफ लर्निंग, यस। उत्तर जिस ओके फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश है जो इतना सेंटर रहा है, हमेशा पॉलिटिकल सेंटर रहा है। यस, पॉलिटिकल सेंटर रहा है। पॉलिटिकल सेंटर रहा है, इकोनॉमिक सेंटर रहा है, कल्चरल सेंटर रहा है, तो एजुकेशन सेंटर भी रहा था। तो इस वजह से हम लोग जब देखते हैं, यस, तो हम लोग एजुकेशन देखते हैं तो हम इसमें देखते हैं कि उत्तर प्रदेश हैज बीन द न्यूक्लियस ऑफ एजुकेशन एंड इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन सिंस द एंशिएंट टाइम। यहाँ पर वैदिक, बुद्धिस्ट, जैनाज एंड इस्लामिक लर्निंग स्टाइल्स रही है। तो ये अब जैसे हमने देखा कि वाराणसी वॉज द प्रोमिनेंट सेंटर ऑफ द बुद्धिस्ट एंड चाइनीज लर्निंग, धीरे धीरे और जो अदर सेंटर्स थे जैसे कौशल हो गया, कन्नौज हो गया, ये और इनमें लर्निंग है, जैनिज्म की स्प्रेड हुआ, हाँ, चैत्य विहारास बने। तो ये रहा। फिर हम एंशिएंट पीरियड जैसे वाराणसी होता है मेजर सेंटर न्याय एंड मीमांसा। आपको पता होना चाहिए पहली बात कि न्याय किसने दी, न्याय गौतमा ने दी है। सिमिलरली मीमांसा जैमिनी, कौशाम्बी सारनाथ जैसे बुद्धिस्ट academic centers, even they were visited by the scholars like वेनसांग एंड फायान। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, देखो इसी साल क्वेश्चन आया है कि फायान किसके काल में आया था, यूपीएससी का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, तो चंद्रगुप्त सेकंड का रूप में। ठीक है, मथुरा एंड अयोध्या वर द हब्स ऑफ द स्क्रिप्चुरल एंड स्पिरिचुअलिस्टिक ट्रेनिंग। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको मथुरा, इन अलग अलग सिटीज के जो एग्जांपल्स आप दे सकते हो। गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड की बात आती है तो गुप्ता रूलर्स प्रमोटेड द ब्राह्मणिकल एजुकेशन एंड संस्कृत ग्रामर। ये है क्योंकि गुप्ता जो रूलर्स थे उन्होंने पैट्रोनेस दिया था ब्राह्मणिकल एजुकेशन को, और उससे जो अलग अलग रीजन थे, फॉर एग्जाम्पल प्रयाग एंड कौशाम्बी, वो डेवलप हुए थे। ब्रह्मदयास ग्रांट, हालांकि ये चोला से बिलोंग करता है, लेकिन हाँ ब्रह्मदयास ग्रांट इस कह सकते हैं कि ब्राह्मणास को ग्रांट देना, कोई विलेज ग्रांट देना, उसके वो अपकीप भी उन विलेजेस असाइन की जाती जो उनके अपकीप के लिए, तो उसमें गुरुकुल्स और आश्रम बेस्ड लर्निंग सेटअप हुई थी। ठीक है, मीडियवल एंड अर्ली मॉडर्न पीरियड की बात की जाती है, सूफी खानकाज इस्लाम वहां पर स्टैब्लिश हुई। कई जो सूफी सेंट्स रहे होंगे वो वहां पर रहते होंगे, उन्होंने अपने अपने खानका स्टैब्लिश किए थे। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन द्वारा, जोनाथन डंकन द्वारा। स्टेब्लिशमेंट और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो हम लोग ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहते हैं। आगरा कॉलेज, मुर कॉलेज, अलीगढ़ मूवमेंट, यस, जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात होती है जो सर सैयद अहमद खान ने स्टैब्लिश की थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मॉडर्न सेकुलर एंड साइंटिफिक एजुकेशन थी, एजुकेशन के लिए स्टैब्लिश की थी। और जो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट की बात होती है जो हम लोग मॉडर्न इंडिया में पढ़ते हैं, रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट, तो उसमें जो मुस्लिम रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट की बात होती है तो वहां पर जो सैयद सैयद अहमद खान के जो इनिशिएटिव्स थे वो दैट वाज वेरी प्रोमिनेंट फॉर रिफॉर्मिस्ट ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। तो यूपी एजुकेशन लेगेसी इन्फ्लुएंस द रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट एंड फ्रीडम स्ट्रगल एंड पॉइंट इंडिपेंडेंस इन सिविल सर्विसेज एंड जुडिशरी। आज भी देखते हैं, इवन देखो आज दिल्ली फेमस हो गया, नहीं तो पहले इलाहाबाद, इलाहाबाद वाज फेमस फॉर सिविल सर्विसेज के लिए, है ना। और भी जैसे बात की जाए तो आज आईआईटी कानपुर है ना। जब आज वाले उत्तर प्रदेश में आईआईटी रुड़की भी हुआ करता था। और क्या बोलते हैं, लॉ कॉलेज इलाहाबाद बहुत फेमस है, आईआईएम अहमदाबाद। तो यूपी रहा है हर चीजों में, एजुकेशन सेंटर्स रहे हैं। तो ये आप अगर इसको करंट से रिलेटेड भी करके दो आंसर में प्रेजेंट करोगे तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द सोशल रिलीजियस इम्पैक्ट ऑफ द राम जन्मभूमि मूवमेंट एंड उत्तर प्रदेश एंड इट्स पॉलिटिक्स। देखो राम जन्मभूमि मूवमेंट के बारे में आप या तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से बता सकते हो, या इसके बारे में इस तरीके से बता सकते हो कि कि अयोध्या इज अ प्रोमिनेंट साइट फॉर हिंदुइज्म, दैट इट इज बिलीव्ड दैट कि राम जी वाज बोर्न देयर। तो इसलिए तो राम जन्मभूमि मूवमेंट सेंटर इन अयोध्या उत्तर प्रदेश एंड डीप, इसके डीप सोशल पॉलिटिकल एंड कल्चरल इम्प्लीकेशंस हुए हैं।
तो ये देख सकते हैं। तो इसमें देखो, ये वैसा नहीं है, ये पढ़ाने जैसा नहीं है। ये है ना आपका खुद का ब्रेनस्टॉर्म करने वाला है, कि जिसमें आप खुद सोच सकते हो कि राम जन्मभूमि मूवमेंट हुआ तो उसमें दोनों चीजें हुई होगी। आप इसका बैकग्राउंड दे दोगे कि इट इज बेस्ड ऑन द क्लेम दैट कि बाबरी मस्जिद वाज बिल्ट ऑन द बर्थ प्लेस ऑफ द लॉर्ड रामा। एंड जो कोर हिंदू ग्रुप्स है लाइक विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी एंड आरएसएस, तो ये देवर द इन्होंने एडवोकेट किया इस मूवमेंट को। ठीक है, की डेवलपमेंट की रथ यात्रा लाल कृष्ण आडवाणी के थ्रू, एंड डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद, ये 6 दिसंबर 1992 को नेशनल वाइड कम्युनल राइट्स हुए थे। आई द ट्रांसफॉर्म द सिंबल ऑफ हिंदू रिवाइवलिज्म एंड कल्चरल नेशनलिज्म की बात। लेकिन अब जब बात होती है सोशल रिलीजियस इम्पैक्ट की, तो देखो कहीं ना कहीं अगर किसी कम्युनिटी के बीच में आपस में कुछ होगा तो थोड़ा सा रिफ्ट पैदा होगी। डेफिनेटली कम्युनल आइडेंटिटीज हुई, मिसट्रस्ट हुआ, इसको पॉलिटिसाइजेशन भी हुआ, पॉलिटिकली यूज किया गया पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा कि, और जो सोशल टॉलरेंस था, जो गंगा जमुनी तहजीब की बात होती थी, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हुआ होगा, डेवलपमेंट इफेक्ट हुआ होगा, सोसाइटी में म्यूचुअल ट्रस्ट खत्म हुआ होगा, सोशल कैपिटल की नुकसान हुआ, सोशल जो रिलेटेड कोहेरेंस थे वो खत्म हुआ। तो ऑल्सो इंटरेस्ट इन मैथोलॉजिकल नैरेटिव्स, जो टेम्पल आर्किटेक्चर और अलग चीजों के बारे में बात होगी। और इवन जो इससे ये डोमिनो इफेक्ट का काम करता चला गया कि इससे और जो इस जगह है जैसे वाराणसी, मथुरा एंड इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया की एक तरीके से मूवमेंट स्टार्ट हो गया कि यहाँ पर भी इस तरीके की चीजें हुई होगी। तो वो वाली चीजें हुई, इसमें आपको अपना नहीं देना, आप जस्ट इसको ट्रेस डाउन करो, इसको एक्सप्लेन करो। पॉलिटिकल इम्पैक्ट की किस तरीके से ये कई पार्टीज को इन्होंने बेनिफिट किया, अलग तरीके की आइडियोलॉजी स्टार्ट हुई, है ना। और जो कांग्रेस एंड लेफ्ट पार्टी से उनका डिक्लाइन हुआ, इलेक्टोरल डिस्कोर्स हुआ, चेंज हुआ, इलेक्टोरल मूवमेंट में चेंजेस आए, और अलायंस सिस्टम ज्यादा बढ़ा, है ना। और जो यूपी का इलेक्शन, देखो एक और भी मैं चीज बताता हूँ। पहले यूपी का इलेक्शन बहुत सेंटर वैसा होता था, क्या बोलते हैं, रीजन स्पेसिफिक, कि कास्ट बेस्ड और इस तरीके से हो गया। आज इशू बेस्ड होने लग गया। अब चूंकि इशू कुछ भी हो सकता है, राम जन्मभूमि इशू बेस्ड हो सकता है ना, लेकिन फिर भी एक अलग हो गया। पहले कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स के अलावा अलग हो गया, अब नेशनल इश्यूज से ज्यादा जुड़ने लग गया। तो ये चीज है। और फिर आप फाइनली बता सकते हो कि 2019 में जब ये आया था जजमेंट कि दे अलाउड टू कंस्ट्रक्ट द राम मंदिर टू द ये। ओके, चलो आपने ये तो इसकी जो कुछ चीजें हैं हम नेगेटिव पॉजिटिव डिस्कस किए, लेकिन अब जो है इससे क्या फायदा हुआ। फर्स्ट देखो, इससे वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, तो इकोनॉमी थोड़ी सी बूस्ट होगी, वहां पर टूरिज्म बढ़ रहा एम्प्लॉयमेंट हुआ, है ना, रिकग्निशन ऑफ यूपी अलग जगह जगह में, ठीक है। और एक ही इशू सेटल डाउन हो गया, और थोड़ा सा क्या बोलते हैं, कॉपरेशन की भावना स्थापना हुई, ठीक है। और इससे जो एक डोमिनो इफेक्ट हुआ कि इसके आसपास के जो भी डिस्ट्रिक्ट थे वो भी बेनिफिट हुए, कि लाइक जो अयोध्या के पास के डिस्ट्रिक्ट थे उनको, उनमें भी इकोनॉमी बढ़ी और अलग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बढ़ी। तो ये आप इसको बाद में इस तरीके से दे सकते हो। हाँ, इसको मतलब एक तरीके से दे सकते हो कि आफ्टर ये होने के बाद में किस तरीके से ये इफेक्ट हुआ, पॉजिटिवली इफेक्ट किस तरीके से हुआ, है ना, कि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस हुआ। तो ये चीज आप देख सकते हो, उसको बता सकते हो। और शायद आई बिलीव आई एम शायद 22 जनवरी 2024 को इनॉग्रेशन हुआ था, प्राण प्रतिष्ठान। तो ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू व्हाट एक्सटेंड द सूफी मूवमेंट इन उत्तर प्रदेश कॉम्प्लीमेंट द भक्ति मूवमेंट। देखो, आपको सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है कि सूफी मूवमेंट के बारे में बताना है कि सूफी मूवमेंट इंडिया में कैसे आया। सूफी कि दे बिलीव इन सिंपल लाइफ ऑफ लिविंग, किस तरीके से वो भी जस्ट लाइक भक्ति की तरह सूफी मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ था। तो सूफी जैसे वो चाहते थे कि उनके उनके बीच में और पैगम अल्लाह के बीच में किसी का कोई मीडियम नहीं होना चाहिए, और वो अलग
तरीके की आइडियोलॉजी बिलीव करते थे। फॉर एग्जाम्पल जब चिश्तीज की बात की जाए तो वो म्यूजिक में और बातों में, वेलफेयर आउटलुक में, इन सब में बिलीव करते थे। सिमिलरली सोहरावर्दी की बात की जाए तो वो उनका अलग था, उनका सूफी का ये था कि वो स्टेट में अपनी बात रखने के लिए पोजीशंस भी एक्वायर करते थे, अच्छे कपड़े पहनना, लाइक फॉर एग्जांपल चिश्ती फकीर की तरह रहते थे, तो वो उनमें वैसा नहीं था। खान का स्टेब्लिश हुए थे, लंगर की प्रथा होती थी, रातों को वो म्यूजिक होता था, है ना, ये चीजें होती थी। अभी क्वेश्चन ये है कि टू व्हाट एक्सटेंट डिड द सूफी मूवमेंट इन उत्तर प्रदेश कॉम्प्लीमेंट द भक्ति मूवमेंट, कि सूफी मूवमेंट ने किस तरीके से भक्ति मूवमेंट को कॉम्प्लीमेंट किया। चलो पहली बात तो ये कि दोनों पैरेलल थे, एक समय की बात थी और एक समय में ही आए थे, कि बहुत प्रमोटिंग द स्पिरिचुअल इक्वालिटी डिवोशन एंड ये कि सूफी ऑर्डर, जिस तरीके से मैंने बताया कि चिश्तिया सिलसिला जो अजमेर से दिल्ली, दिल्ली से अवध आया, लखनऊ, अमेठी एंड बरेली, निजामुद्दीन औलिया वाज एंड डिसाइपल्स स्प्रेड द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड डिवाइन लव। निजामुद्दीन औलिया की बात मैं करता हूं तो गयासुद्दीन तुगलक, आई मीन एक बार एक मैसेज गयासुद्दीन तुगलक ने निजामुद्दीन औलिया को भेजा था कि आपको दिल्ली खाली कर देना है, और गयासुद्दीन तुगलक शायद कहीं से आ रहे थे, तो उन्होंने बोला था कि हुनूस दिल्ली दूरस, तो उनके आने से पहले गयासुद्दीन तुगलक की डेथ हो गई, तो यूपी में कहीं डेथ हुई थी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेजर सूफी सेंट शेख सलीम चिश्ती, जिनकी आपने आप टूम देखते हैं फतेहपुर सीकरी में। वारिस अली शाह, a bridge between the Hindu and Muslim. His urs was attended by the large number people. Points of the complementary, देखो इन्होंने दोनों ने चैलेंज किया था रिचुअलिज्म, कास्ट सिस्टम, ऑर्थोडॉक्स इंस्टीट्यूशन, तो उनको उनको चैलेंज किया, उनमें इक्वालिटी की बात की, है ना, टॉलरेंस की बात की, कॉपरेशन की बात की, म्यूजिक के बारे में बात हुई, लिटरेचर के बारे में बात हुई, है ना, कल्चरल डेवलपमेंट के बारे में बात हुई। तो इन चीजों के इमोशंस, एथिकल अपलिफ्टिंग, मॉरल मॉरलिटी एंड कोर कंडक्ट के लिए जहां पर बात होती है, किस तरीके से उन्हें कॉम्प्लीमेंट किया। बहुत यूज वर्नाकुलर लैंग्वेज, जैसे अवधी, ब्रज, हिंदावी। जब हम लोग ये देखते हैं सूरदास ने ब्रज की भाषा की, हिंदावी, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, निजामुद्दीन औलिया के ये डिसाइपल हुआ करते थे, उनकी मजार के आगे ही नेक्स्ट मजार इनकी है। सिमिलरली प्रमोटेड गंगा जमुनी तहजीब इन सिटीज लाइक लखनऊ एंड वाराणसी, कि किस तरीके से जो आपस में दोनों में कोर सिमिलर से आइडियाज रहेंगे। देखो क्या होता है कि अगर मैं भी एक सेम सी चीज प्रीच करूं, आप भी एक ही सेम सी चीज प्रीच करेंगे, तो हम दोनों में कहीं ना कहीं कनेक्शंस होगा। तो ये वो कनेक्शन इसी में दिखने को मिल रहा है कि हमें गंगा जमुनी तहजीब डेवलप हुए। कल्चर एंड सोशल इम्पैक्ट, फोस्टर एनवायरमेंटल इंटरफेयर डायलॉग इन टॉलरेंस, यस इनमें आपस में इंटरफेयर डायलॉग हुआ, और इंस्पायर्ड द कंपोजिट आर्ट फॉर्म्स कव्वाली, सूफी पोएट्री एंड भक्ति सॉन्ग। Their teaching is still form the part of popular religious practice, festivals and oral tradition. Even politics में भी इम्पैक्ट हुआ सूफी भक्ति मूवमेंट का। अकबर की पॉलिसीज में देखते हैं, जहांगीर की पॉलिसीज में देखते हैं, और जो दारा शिको है, दारा शिको का खुद का, उनके जो खुद की पर्सनैलिटी है, आउटलुक था, वो भी सिमिलर है, बहुत ज्यादा लिबरल थे, उनमें उनके उनके विचारों में बहुत ज्यादा सूफी और भक्तिज्म के आइडियाज थे। तो ये चीज आप कोट कर सकते हो, ये चीज आप लिख सकते हो, ताकि इससे आंसर बेटर रहेगा। थैंक नेक्स्ट क्वेश्चन, assess the contribution of the Uttar Pradesh in shaping the India's post-liberalization political landscape. Yes, कि पोस्ट लिबरलाइजेशन पॉलिटिकल लैंडस्केप के उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन क्या रहा होगा, कि असेस द कंट्रीब्यूशन उत्तर प्रदेश इन शेपिंग इंडिया पोस्ट लिबरलाइजेशन पॉलिटिकल लैंडस्केप। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, पहले तो आप ये डिस्कस कर सकते हो कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन 1991 में हुआ, इसमें मार्केट खोला गया, एलपीजी रिफॉर्म्स किए गए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इंडिया को अदर वर्ल्ड से कनेक्ट किया, जिससे हमारी हमारी इकोनॉमी इंप्रूव हुई, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई, पॉलिटिकल कनेक्शन हुए, इंडिया की रिकॉग्निशन, रीच बढ़ी, ग्लोबल रिलेशंस बढ़े, हाँ, और बहुत ज्यादा पर कैपिटा इनकम, ये सब
हुए, एक्सपोर्ट्स बढ़े। तो इससे उत्तर प्रदेश has remained the crucial theater for the political transformation, impacting national policies, coalition politics, and ideological discourse. Rise of identity politics. Yes, मंडल का दौर सख्त था. Obviously, emergence of obviously politics in उत्तर प्रदेश. समाजवादी पार्टी एंड बहुजन समाज पार्टी, इनका राइज हुआ. आप देखते हो कि मायावती का कई बार एससी कम्युनिटी से होके चीफ मिनिस्टर बनना है इतने बड़े स्टेट का, तो ये कहीं ना कहीं जो पोस्ट लिबरलाइजेशन की देन है ना जी. और एक कॉन्सेप्ट होता है डोमिनेंट कास्ट का, जो सोशलिज्म में कॉन्सेप्ट होता है, एम एन श्रीनिवास ने दिया था, तो ये उससे फायदा समाजवादी पार्टी को हुआ. तो उससे हुआ कि डोमिनेंट कास्ट के लोगों के पास मोर पावर आ गई, अथॉरिटी आ गई. कास्ट बेस्ड मोबिलाइजेशन इंटेंसिफाइड. कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स वाज बेस्ड ऑन द कास्ट बेस. तो एक ये चीज हुआ. और रीजनल पार्टीज जो जिसके बारे में बात करते हैं, मुलायम सिंह यादव का राइज होना, कांसी राम मायावती का, सोशल इंजीनियरिंग, एम वाई पॉलिटिक्स एंड अदर अलायंसेज, इवन द नेशनल पॉलिटिक्स में कि किस तरीके से अलायंस, कई बार जो बीएसपी एंड एसपी किंग मेकर्स रोल रही हुए. जैसे एक बार मुलायम सिंह यादव जो ऑलमोस्ट पीएम बनने वाले थे लेकिन डिफेंस मिनिस्टर बने फिर, और ये अच्छी खासी लेके आते थे, सीट्स लेके आते थे, तो उनका इफेक्टिव से रहता था पॉलिटिक्स, नेशनल पॉलिटिक्स में. जो हम देखते हैं यूपीए गवर्नमेंट में देखा है, यूपी की इलेक्ट्रल डायनामिक्स इन्फ्लुएंस द लोकसभा फॉर्मेशन. यस, अभी देखो आप, जब यूपी में 72 सीट्स एंड 61 सीट्स, तो वही. अब जैसे फॉर एग्जांपल इस साल जो समाजवादी पार्टी इस बार की लोकसभा में, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर जब और ज्यादा सीट्स ली, तो जो बीजेपी का मेजोरिटी मिस हो गया. तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है पोस्ट लिबरलाइजेशन में, ये चीजें देखने को मिली है. हिंदुत्व का नैरेटिव बढ़ा, वेलफेयर स्कीम्स भी बढ़ी है, ऐसी बात नहीं है, वेलफेयर स्कीम्स भी बढ़ी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, और इकोनॉमी ऑफ द यूपी वो भी डेवलप हुई है. आप देखो ना, जैसे सिटीज लाइक नोएडा ये डेवलप हुए, गाजियाबाद डेवलप हुआ. इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एयरपोर्ट्स आ गए बहुत ज्यादा यूपी में, जैसे वाराणसी देखते हैं हम. हाँ, और लखनऊ. तो इन चीजों का फायदा हुआ इस चीज में. यूपी has remained both laboratory and launchpad of the ideological experiment. ये चीज कहा जाता है कि यूपी में हमेशा नेताओं की कमी नहीं रहती. तो इसी चीज से ये बहुत ज्यादा इसको फायदा हुआ. इस और इस तरीके से उत्तर प्रदेश को इन्फ्लुएंस की गई थी नेशनल पॉलिटिक्स में. Examine the transformation of the Lucknow from Nawabi capital to a modern and urban cultural center. देखो हमने पहले भी पढ़ा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लखनऊ फ्रॉम नवाबी कैपिटल टू मॉडर्न अर्बन कल्चरल सेंटर. यस, कि नवाबी कैपिटल किस तरीके, नवाब किस तरीके से क्या था, कि नवाब के पोएट्री का शौक था, कुजीन्स का शौक, पोएट्री, कुजीन्स का, क्लोथ्स का, है ना, और लिटरेचर का. तो ये नवाबी कैपिटल के ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है. लखनऊ ट्रांसफॉर्म मिरर्स द इवोल्यूशन ऑफ द अर्बन इंडियन अर्बनिज्म from defined Nawabi cultural capital to modern administrative and economic hub. Nawabi area में under the Nawab Awadh, Lucknow for the center of the music, ghazals, ठुमरी, डांस, कथक में आ गया, पोएट्री, ये हमने डिस्कस किया अभी. हॉस्पिटलिटी, एटिकेट्स, तहजीब, पहले आप जो हम लोग देखिए कुछ लखनऊ के बारे में हम सुनते हैं, चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी, बहुत ऐसा लगता है बहुत तमीज से बात करते हैं, बहुत तहजीब से. आर्किटेक्चर जो है हमने देखा, छतरी मंजिल, रूमी दरवाजा, बड़ा इमाम बाड़ा, और भी कई जो वहाँ के इवन मॉडर्न जो फीचर्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है लखनऊ के भी. और ये बता दीजिए कि फिर आफ्टर नवाबी कैपिटल कब खत्म हुई, जब आफ्टर अनेक्सेशन ऑफ वेडिंग प्रदेश अवध को मिस गवर्नेंस में की वजह से उनको अनेक्स कर लिया गया था. लखनऊ वाज द मेजर गैरिसन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी ऑफ द ब्रिटिश. तो ये चीज थी ही. इमरजेंस ऑफ द एंग्लो इंडियन इंस्टीट्यूशन एंड कैंटोनमेंट एंड मिशनरी स्कूल, जैसे लामार्टिनेर हो गया, मोयर हो गया, लामार्टिनेर स्कूल. तो इस तरीके से पोस्ट इंडिपेंडेंस उत्तर प्रदेश की ये कैपिटल बनी गई थी, हाउसिंग की गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, सब कुछ है. डेवलपमेंट लखनऊ यूनिवर्सिटी और एसजीपीआई बीजीआई हॉस्पिटल है, आई एम लखनऊ जिसके बारे में हमने डिस्कस की. मॉडर्न अर्बनिज्म की बात की जाए तो लखनऊ मेट्रो, हाईवेज, टाउनशिप, गोमती नगर, शहीद पथ,
डिफेंस एक्सपो होता है, आईटी पार्क सेटअप हुआ है, एसईजेड्स है, और आसपास में सिटीज को मॉडर्न लाइंस पे कंस्ट्रक्ट किया गया है। उनका एयरपोर्ट भी काफी नया और रिच है, और जो नया लखनऊ है वो बहुत अच्छे से ग्रीन। तो इस तरीके से लखनऊ now represent the hybrid city where heritage coexists with modernity, making the symbol of the continuity and change. Yes, हिस्ट्री में की बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कंटिन्यूटी एंड चेंज, कि कंटिन्यूटी भी रखो, मेंटेन रखो, और चेंज भी होता रहे। तो देखो, तहजीब आज भी मेंटेन है लखनऊ में, और साथ में मॉडर्न फीचर्स भी आ गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हमको देखने को मिलता है। इवन आप देखिए, चिकनकारी बहुत पुरानी है, लेकिन उसको नए तरीके से, नए फीचर्स के साथ, नए डिजाइन के साथ उसको आज भी लोग पहनते हैं, इंजॉय करते हैं। सिमिलरली कबाब, टुंडे कबाब भी जो लखनऊ का है, तो वो भी अलग अलग फ्लेवर्स, अलग फीचर्स आने लगे उनके अलग। इवन आप एग्जाम्पल कोट्स कर सकते हो। मैं फॉर एग्जाम्पल देखा हूँ तो अलबेक है दिल्ली में, तो वो भी उसकी कॉपी है। तो वो भी काफी ज्यादा वैसा है, टुंडे कबाब इससे सिमिलर है। नेक्स्ट, how did the economic geography of the Uttar Pradesh how did the economic geography of the Uttar Pradesh shape its historical importance? Yes, economic geography of the Uttar Pradesh shape its historical importance. देखो, मैं एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में बताना चाहता हूँ आर एस शर्मा की बात। एक है आर एस शर्मा, एक सोशलिस्ट हुए थे जी एस घोरिये। तो इन दोनों की मैं कुछ आपको बातें बताना चाहता हूँ। आर एस शर्मा ने कहा कि रिसोर्सेज होते गए, तो इस वजह से लोग वहां पर सेटल होते चले गए, और सरप्लस आता गया, ट्रेड बढ़ता रहा, और जो जिन लोगों के पास सरप्लस ट्रेड ज्यादा रहा, और उनके पास पावर्स आते चले गए। यस, देखो, उत्तर प्रदेश की जो ज्योग्राफी है, वहां पर देखो, सबसे पहली बात तो अलुवियल प्लेन है, क्योंकि गंगा यमुना दो आप है, एग्रीकल्चर अच्छे से हो सकता है। फिर हम लोग फॉरेस्ट हैं, रिसोर्सेज हैं, ट्रेड रूट पे आता है। तो ये कहीं ना कहीं इसकी इकोनॉमिक ज्योग्राफी को, जो ज्योग्राफी है वो इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी किस तरीके से इंपॉर्टेंस पैदा करती है। चीएस गुरे ने भी यही कहा था कि जो नए नए सेंटर्स स्टैब्लिश हुए थे वो इज जस्ट बिकॉज, क्योंकि वो हैबिटेबल कंडीशंस बहुत अच्छी थी उत्तर प्रदेश की। इस वजह से हैबिटेबल कंडीशन अच्छी रही, उससे ज्यादा लोग रहे, ज्यादा लोग वहाँ ट्रेड एंड कॉमर्स हुआ, इंटर कनेक्शंस हुआ। तो ये उत्तर प्रदेश हिस्टोरिक इकोनॉमिक ज्योग्राफी डिफाइंड बाय इट्स फर्टाइल रिवर प्लेन्स, जिसमें आपको बताया। रिसोर्स डाइवर्सिटी हैज बीन ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड इट्स पॉलिटिकल सेंट्रलिटी। एग्रीकल्चर अबंडेंस, जिसे मैंने आपको बताया है कि गंगा जमुना दोआब यूपी बिकम द हार्टलैंड ऑफ द एग्रीकल्चर सरप्लस। यस, डेफिनेटली एग्रीकल्चर सरप्लस रहा है तभी तो। इवन हम लोग कोल्ड की बात करते हैं, जिससे जहां पे हमें फर्स्ट रिमेन्स ऑफ राइस के मिलते हैं, कोल्ड मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट। तो ये इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तब से हो गई थी। ये हम लोग, ये न्योलिथिक एज की बात है, पैलोलिथिक एज की बात है, कोल्ड मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट। तो आपको आर्गुमेंट्स बनाने आने चाहिए कि आप किस तरीके से अपने आर्गुमेंट्स में ज्यादा रिच कर सको। इस वजह से ये ज्यादा रहा, तो ये अर्बन सेंटर्स रहे। अर्बन सेंटर देखो, कौशाम्बी, मैंने आपको कल भी बताया था कि कौशाम्बी किस तरीके से बहुत ट्रेड रूट्स पे आती थी, अलग अलग ट्रेड की जगह को वो, मतलब वहां से अलग अलग ट्रेड रूट्स कनेक्ट होते थे। कौशाम्बी से बंगाल की तरफ चंद्रकेतुगढ़, ताम्रलिप्ति, वहां से कनेक्ट होते थे। मथुरा अलग, रिवर्स एज ए लाइफ लाइन, डेफिनेटली गंगा जमुना रिवर, घाघरा गोमती फैसिलिटेट इरिगेशन एंड ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड। ठीक है, आज भी हम लोग जब वाटरवेज की बात करते हैं तो वाराणसी से बात कर रहे हैं, नेशनल वाटरवे जो वाराणसी में। तो ये कैसे देख, ये हमें देखना चाहिए कि किस तरीके से इकोनॉमी को बूस्ट करती है, ज्योग्राफी किस तरीके से इकोनॉमी को बूस्ट कर रही है। सिटीज लाइक प्रयागराज, वाराणसी एंड कानपुर मस्ट रिवर लाइन ट्रेड नोड्स। यस, ये अभी डिस्कस किया हमने। strategic trade corridors on routes connecting the eastern and दिल्ली, पंजाब, नॉर्थ इंडिया, सिल्क, कॉटन, इंडिगो, लेदर, इस तरीके की होती थी। और इवन ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड ऑल्सो, तो ये जो सेंटर्स थे वो डेवलप्ड हुए बहुत ज़्यादा। इंडस्ट्रियल लीगेसी, यस, कानपुर लेदर के लिए फेमस,
और मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट है कॉटन गिन के लिए। हैंडीक्राफ्ट्स की बात की जाए तो शुगर हैंडीक्राफ्ट, शुगर, सीमेंट, लेदर इंडस्ट्रीज जो हमने डिस्कस। इसके अलावा अब छोटे छोटे जो आर्टिसंस वर्क है, जैसे मुरादाबाद की ग्लास बेंगल्स की फैक्ट्री, जे टैग मिला हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। बासमती राइस हो गया, शुगर केन। तो ये ज्योग्राफी इस तरीके से बूस्ट की गई है। वीट कल्टीवेशन होता है, अलग अलग एग्रीकल्चर, तो ये इससे इनको फायदा हुआ बहुत ज्यादा। और कनेक्टिविटी रही है हमेशा, हर सेंटर में है तो नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ सबसे कनेक्टिविटी हो सकती थी। तो इस वजह से यूपी की इकोनॉमिक ज्योग्राफी इसके लिए फायदेमंद रही है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी इनेबल द पॉलिटिकल सेंट्रलिटी, यस डेफिनेटली। हमने यही कहा कि चाहे से जैसे गुप्ताज है, हमने डिस्कस किया कि दो दे राइज इन मगध, बट उनका रहा कि किस तरीके से हम लोग वो यूपी की सिटीज को वहां को भी कॉन्कर करें। दूसरी बात हम लोग मैं फिर से बताना चाहता हूं कि कन्नौज, अब कन्नौज हर्षवर्धन के काल में कितनी फेमस साइट थी, ठीक है, इतनी फेमस थी कि हर्षवर्धन ने अपनी कैपिटल यहाँ शिफ्ट की। थर्ड, जब हम लोग और भी देखते हैं जो ट्रापाइटाइट स्ट्रगल हुआ था, उसमें भी जो तीनों पावर्स थे जैसे राष्ट्रकूटास, प्रतिहारास और पालास, सब चाहते थे कि कन्नौज पे कब्जा हो जाए। तो ये इकोनॉमिकली इतनी इंपॉर्टेंट थे। तो इस वजह से अगर आप ये चीजें भी लिखोगे, ये एग्जांपल्स दोगे, तो बहुत ज्यादा आपको आंसर रिच लगेगा और बहुत ज्यादा आप ज्यादा मार्क्स फेच कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ द लोकल गवर्नेंस एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन उत्तर प्रदेश। डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है पंचायती राज, ये थोड़ा सा पॉलिटिकल पार्ट भी आ गया, लेकिन इसको इवोल्यूशन हम कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको बहुत पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात आ ही रही है तो मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड भी दे देता हूँ, आपको और ज्यादा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बैकग्राउंड दे देता हूँ, जिससे क्या होगा कि आपका कभी और चीजें अच्छे से लिख सकते हो। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन ऑफ परंतका, जो उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन परंतका का फर्स्ट है, तो उसमें लोकल गवर्नेंस की बात हुई है। तो सोचो लोकल गवर्नेंस उस वक्त 10th सेंचुरी एडी में ये इतना कैसे इंपॉर्टेंट रहा होगा। वहां पर भी लोकल गवर्नेंस पंचायती राज आज हुआ, लेकिन धीरे धीरे इंपॉर्टेंट होता रहा, इवॉल्व होता रहा में। इवन क्या बोलते हैं विजयनगर एम्पायर्स में भी हम लोग लोकल गवर्नेंस की बात हमें देखने को मिलती है। जहाँ तक कि मिडिवल इंडिया की बात करते हैं तो परगना, सरकार, सूबा, तो परगना छोटी इकाई होती थी लोकल गवर्नेंस की। तो यही वहां भी उस वक्त पटवारी का काम हुआ करता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश हैज बीन द क्रूशियल टेस्टिंग ग्राउंड फॉर द इंडियाज लोकल गवर्नेंस मॉडल, particularly पंचायती राज इंस्टीट्यूशन which aims to decentralize the power and ensure grassroots of democracy। कि जो लोकल लोगों को डेमोक्रेटिक राइट्स देना, उनको डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करने को के लिए ही पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की स्थापना हुई थी और ये उनको पावर्स फैसिलिटेट की गई थी। इनिशियल स्टेप्स, बलवंत राय मेहता कमेटी, फ्रॉम एक्सपीरियंसेस ऑफ इटावा एंड गोरखपुर, इन्होंने यहाँ से आइडियाज लिए थे। फर्स्ट फॉर्मल पंचायती इलेक्शंस हेल्ड इन यूपी 1948, ये आप बिल्कुल ये फैक्ट है जो आप याद कर सकते हैं। हालांकि हम लोग डिस्कस करते हैं कि नागौर में फर्स्ट पंचायत स्टेब्लिश हुई थी जहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी खुद गए थे, तो एक वो भी बात है। फिर जब एक ऑफिशियल एक कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से देखा जाए तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में पंचायती राज की स्थापना हुई और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की, और 74th में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड अदर्स जो लोकल गवर्नेंस। तो यूपी में उन्होंने 3 टायर सिस्टम प्रैक्टिस करते हैं, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत जिसको ब्लॉक पंचायत बोलते हैं, जिला पंचायत, रेगुलर इलेक्शंस 5 years में, यस, रिजर्वेशन फॉर SCs, STs एंड OBCs एंड वीमेन, 1/3 वुमेन, SCs में 1/3 वुमेन हो जाएगा, ST में 1/3 वुमेन हो जाएगा, OBC में 1/3 वुमेन हो जाएगा, जनरल में 1/3 वुमेन हो जाएगा। तो ये इसका इम्पैक्ट से भी देख सकते हैं कि वुमेन पार्टिसिपेशन ज्यादा बढ़ गई है, वुमेन का एम्पावरमेंट हुआ है। तो ये, लेकिन चैलेंजेस, अब इसमें जब बात आ रही है तो चैलेंजेस की भी बात आती है। चलो इसके फंक्शंस भी आप देख लीजिएगा कि 29 फंक्शंस है,
है ना? ये आपको पॉलिटी किसी बुक्स में मिल जाएगा। और जहाँ तक चैलेंजेस की बात है तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, इंटरफेरेंस है, सरपंचपति कॉन्सेप्ट है या क्या प्रधानपति कॉन्सेप्ट है, जिसे आपने पंचायत में देखा ही है कि वो कैसे प्रधान जी की वाइफ मंजू देवी की जगह प्रधान जी दुबे जी खुद रहते हैं। सिमिलरली पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो गया, इनकी फाइनेंशियल पावर कमजोर है, ठीक है, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है, स्टाफ की अवेलेबिलिटी नहीं है, रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं मैनेज्ड है, ना बने हुए हैं कहीं में, और कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है। तो ये चीजें हो सकती है, सोशल ऑडिट्स नहीं हो रहे हैं, डिलिमिटेशन सरकारों के द्वारा, टाइमली इलेक्शंस कंडक्ट नहीं होना, हाँ, टाइमली इलेक्शंस कंडक्ट नहीं होना, तो ये सारी चीजें रही हैं, बार बार भंग कर देना, डिसॉल्व कर देना, ये भी चीजें। इनोवेशन है कि भारत नेट प्रोजेक्ट सबसे पहले तो, और सबसे पहले भारत नेट हो गया, पंचायती राज डेवलपमेंट प्लान एक ही है, थर्ड है ई ग्राम, वुमेन्स पार्टिसिपेंट पीआरआई है जिनके सब्सटेंशली, और कौन सा है पंचायत डेवलपमेंट प्लान, जीपीडीपी ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान भी है, और ग्राम स्वराज योजना एक है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। ये तो इस सिग्निफिकेंस है कि पंचायती राज इन यूपी रिफ्लेक्ट बोथ प्रॉमिस एंड चैलेंजेस of grassroots governance, especially in the state with diverse socio-economic realities and deep-rooted hierarchy। तो लेकिन धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है, किस तरीके से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को भी और डेवलप किया जा रहा है, एंड स्टिल मोर स्कोप भी जरूरी है। इनको फाइनेंशियली एम्पावर करना चाहिए, है ना, स्टाफिंग अच्छे से एग्जाम करा के, क्योंकि लेखपाल की कमी है, ठीक है, और ऑडिटिंग, और इनको सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इनको डेवलप की जानी चाहिए। जैसे हमेशा कोई फेस्टिवल्स लगे रहते हैं, तो उस फेस्टिवल्स से इनकम स्टेट्स की हो जाए या पंचायत राज की हो, पंचायत की हो जाए, तो इनसे हो जाएगा। सो के क्लास आज के 10 क्वेश्चंस हो गए हैं, सो वी हैव डिस्कस ऑल द 10 क्वेश्चंस। सो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।